कैसे हैं आप लोग। आज इतिहास का एक बहुत रोचक पन्ना हमारे सामने है। अभी आपने देखा ना, एक सांस्कृतिक क्रांति हुई थी, बौद्ध जैन धर्म और धर्म चक्र प्रवर्तन था वहाँ कि हमारे विचारों की व्यापकता हो। और जब सांस्कृतिक क्षेत्र में परिवर्तन हो तो फिर राजनीतिक क्षेत्र अछूता कैसे रहे। ऋग्वैदिक काल की जो परंपरा जन से जनपद और जनपद से महाजनपद की थी, अब साम्राज्य की तरफ बढ़ रही थी। हम आपसे बात करेंगे मगध का उत्कर्ष। बट एक बात बताऊं, दोज हु डिड नॉट सब्सक्राइब द चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट। और आइए चलते हैं इतिहास से सीधी बातचीत करने। आज हम देखेंगे मगध कैसे एक साम्राज्यवादी शक्ति के बल पर उभरने में सफल हुआ, और हम देखेंगे कि कैसे आगामी 1000 वर्षों तक पाटलिपुत्र भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक स्पंदन का केंद्र बनी रही। फाइन, आइए। जिस समय का हम जिक्र कर रहे हैं, मगध में हमें बिंबिसार का जिक्र मिलता है। बिंबिसार शायद हर्यंक वंश के थे। उनके पिता ने उन्हें 15 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठाया था, और बिंबिसार बेहद कूटनीतिज्ञ थे, जिसे हमें इनका कौशल काशीराम, इन्होंने कौशल राजकुमारी से शादी की, इनके वैवाहिक संबंध थे और कौशल इनको दहेज में मिला हुआ था। अंग का उन्मूलन किया इन्होंने। अंग का राजा बृहद्रथ था, और इस बृहद्रथ ने शायद कभी हर्यंक को पराजित किया था, क्योंकि अंग और इनकी दोनों पड़ोसी देश थे। अगर बंगाल को जीतना है तो अंग को जीतना जरूरी था। यूं अंग पर पहली निगाह गई बिंबिसार की। अंग को जीता बिंबिसार ने, अपने बेटे और युवराज अजातशत्रु को वहां का उत्तराधिक, वहां का वायसराय बनाया। अंग की जीत का एक और महत्व था। अंग से अच्छे किस्म के हाथियों की प्राप्ति होती थी, और अब मगध साम्राज्य की हस्ती सेना दूसरों के ऊपर प्रभावी होने वाली थी। मगध के इस प्रथम साम्राज्यवादी शासक बिंबिसार के वैवाहिक संबंध भी बेहद अहम थे। लिच्छवी राजकुमारी इनके राजमहल में आई थी, मद्र राजकुमारी इनके राजमहल में आई थी। कौशल का हमने जिक्र ही किया आपसे। महात्मा बुद्ध के समकालीन थे, महात्मा बुद्ध के प्रति आदर भाव रखते थे, जैन धर्म के प्रति आदर भाव रखते थे। हमें ब्राह्मण धर्म के प्रति भी इनके दान दया इत्यादि के उदाहरण दिख पड़ते हैं। लेकिन अंत कुछ दुखद था। अजातशत्रु पता नहीं किन कारणों से, जिसे आपको याद हो, अंग का वायसराय बनाया गया था। अजातशत्रु ने अपने पिता को कैद किया, और जैन ग्रंथ बताते हैं कि बिंबिसार ने कारागार में आत्महत्या कर ली, जबकि बौद्ध ग्रंथ बताते हैं कि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की। जो भी हो, लेकिन अजातशत्रु का राज्यारोहण मगध के इतिहास में एक नए युग की शुरुआती प्रचंड साम्राज्यवादी था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने सबसे पहले तो राजगृह, जो राजधानी थी, उसकी किलेबंदी करवाई, क्योंकि चंद्रराज प्रद्योत के आक्रमण का डर बना रहता था। लिच्छवी मातृपक्ष था अजातशत्रु का, लेकिन अजातशत्रु की महत्वाकांक्षा के आगे ये भी बेमानी था। लिच्छवियों के साथ एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। कहते हैं 16 साल तक लड़ाई चली थी, और इस युद्ध में अजातशत्रु ने शिलाकंटक और रथ मूसल, इन 2 नई सैन्य प्राविधियों का इस्तेमाल किया था। वज्रसंघ खत्म हुआ, और इस प्रकार उत्तर भारत का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण गणराज्य का विनाश नहीं था ये, बल्कि ये सामाजिक समूची गणतांत्रिक परंपरा का विनाश था। इसके बाद हमें इस इलाके में गणतांत्रिक परंपराएं पनपते हुए नहीं दिख पाती। राज्यारोहण के साथ ही अजातशत्रु को एक लड़ाई और लड़नी थी, कौशल नरेश प्रसेनजित से। दरअसल काशी का गांव कौशल राजकुमारी के प्रसाधन के लिए दिया गया था, और कौशल राजकुमारी के वैधव्य के लिए जिम्मेदार अजातशत्रु थे। दैट्स वाई प्रसेनजित ने काशी पर फिर से अपना अधिकार किया।
जबरदस्त तनातनी हुई, दोनों के बीच में लड़ाई चली। पहला दौर निश्चित तौर पर अजातशत्रु के पक्ष में नहीं था। अजातशत्रु गिरफ्तार किए गए, श्रावस्ती ले जाए गए राजधानी। लेकिन पता नहीं कैसे हुआ कि अजातशत्रु ने बाजीरा, प्रसेनजित की पुत्री बाजीरा के साथ वैवाहिक संबंध किए, लौट करके वापस आए और काशी का गांव फिर से प्रसाधन के रूप में दे दिया गया अजातशत्रु को। बाद में कभी जब राजकुमार विद्युडूब ने अपने पिता को राज्य से निष्कासित कर दिया था, तब प्रसेनजित मदद मांगने पहुंचे थे अजातशत्रु के पास। दुर्भाग्य कहें या समय की गति कहें कि उनके आने के पहले किले के दरवाजे बंद हो चुके थे। नतीजन अजातशत्रु ने प्रसेनजित ने बाहर ही दम तोड़ दिया। कल्पना करना थोड़ा रोचक होता है कि अगर प्रसेनजित की मुलाकात अजातशत्रु से हो जाती तो संभवतः राजकुमार विद्युडूब से युद्ध होता। यह युद्ध तो टल गया, लेकिन जिस शान के साथ अजातशत्रु ने प्रसेनजित का अंतिम संस्कार किया था, यकीनन विद्युडूब जल भुन गया होगा। हमें अंत की सूचना नहीं मिलती, लेकिन इसके बाद हमें कौशल मगध के नियंत्रण में मिलता है। सो एक चीज थी कि अजातशत्रु के समय तक आते आते को काशी परमानेंटली मिल गया, कौशल भी मिल गया, वज्र संघ का भी उन्मूलन कर दिया गया। अजातशत्रु के समय की एक और सांस्कृतिक घटना थी। यद्यपि उन्हें जैन धर्म के प्रभाव में मानते हैं, लेकिन पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के ही समय में हुई थी। वैभार पर्वत की सप्तपर्णी गुफा में बड़े आनंद फानन में तैयारी की गई थी। आपको मालूम है कि सूत्र पिटक और विनय पिटक, इन दोनों ग्रंथों का प्रणयन हुआ था यहाँ पर, और महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी। अजातशत्रु को डर तो था प्रद्योत का, अवंतीराज प्रद्योत का। तनातनी भी चल रही थी दोनों में। अपनी राज्य की किलेबंदी भी करवाई थी, लेकिन आक्रमण नहीं हुआ। अजातशत्रु के बाद कमोबेश सभी शासक शक्तिहीन बने। एक शासक उदायन का जिक्र मिलता है हमें, जिसने राजधानी गिरिव्रज से उठा करके पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी। बड़ा अहम बदलाव था ये। गिरिव्रज एक रक्षात्मक राजधानी थी, चार तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई थी, बट पाटलिपुत्र नदियों के द्वारा समूचे उत्तर भारत तक पहुंच की राजधानी थी। दैट मीन्स कि आर्थिक और सैनिक हित अब ज्यादा गतिशीलता की डिमांड कर रहे थे। हमें इसके बाद सभी ये सूचना मिलती है कि इस वंश में जितने शासक हुए सब पितृहंता थे। आखिरकार एक नए वंश का हमें उदय दिख पड़ता है, शिशुनाग। थोड़ा सा संशय भी होता है, जैसे कि बिंबिसार का एक नाम पिंडर केतु ही है। पिंडर माने सांप होता है, जिसका मतलब जिसके ध्वजा पर सर्प का अंकन था। और इस आधार पर भंडारकर ये बताते हैं कि शिशुनाग और बिंबिसार दोनों एक ही वंश के थे। कुछ भी हो, शिशुनाग के समय की एक अहम घटना थी कि शिशुनाग राजधानी को वैशाली स्थानांतरित कर ले गए। शिशुनाग के बारे में कहा जाता है कि वे किसी नगर वधू के पुत्र थे। शिशुनाग के बाद इसी परंपरा में, नागवंशीय परंपरा में, हमें कालाशोक दिख पड़ते हैं। कालाशोक के समय की दो महत्वपूर्ण घटनाएं थी। एक तो ये थी कि ये राजधानी फिर से पाटलिपुत्र लाए। पाटलिपुत्र अब से लेकर के हर्ष के समय तक हिंदुस्तान के नियंत्रण का केंद्र थी। फाइन। और दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी, वैशाली में हुई थी। रैवर स्थविर इसके प्रधान थे। और 10 शील के मुद्दे पर आपको याद होगा कि स्थविर और महासांघिक ये दो डिवीजन हुए थे बौद्ध धर्म में। फिर से हमें एक बार पितृहंता शासकों का एक क्रम मिलता है और आखिरकार एक नए वंश का उद्भव दिख पड़ता है, जिसे शूद्र वंश कहा जाता है, यूजुअली महापद्मनंद। शायद ये नाई थे, राजा के निकट संपर्क में रहते थे और राजमहल के षड्यंत्रों के फलस्वरूप राजा की हत्या कर दी इन्होंने। कालाशोक राजा रहा होगा, खुद गद्दी पर बैठे, राजा की भी पत्नी से शादी की और
एक व्यापक विजय अभियान की सूचना मिलती है। हमें सूचना मिलती है कि कलिंग तक आक्रमण किया गया, जिनकी मूर्ति लाए वहाँ से दक्षिण भारत में हमें है वंशीय लोगों पर सूचना मिलती है महापद्मनंद के आक्रमण की। हमें सूचना मिलती है कि 80,000 ग्राम थे उनके यहाँ। नंद अवपीड़क थे, लेकिन एक चीज है, नाप और तौल की एक राष्ट्रीय प्रणाली पहली बार नंदों ने विकसित की। देन घननंद, वो भी उतना ही क्रूर थे। कहते हैं घननंद ने तो और टैक्स लगाए। और आखिरकार गंगा की तलहटी में घननंद ने अपना खजाना छिपाया था, लेकिन एक नए सितारे का इंतजार था पाटलिपुत्र को। एक अज्ञात अभिजात वंशीय मौर्य राजकुमार चंद्रगुप्त, और इसी के साथ उनके गुरु चाणक्य, जो मगध के उत्कर्ष की नई कहानी लिखने वाले थे। सो दैट आज हमने आपको बताया कि किस तरीके से मगध 16 महाजनपद में एक था, लेकिन धीरे धीरे काशी, कौशल, अंग, अवंती, देन बज्जी संघ, इन सब का उन्मूलन करके मगध एक बड़े संसाधनों वाला राज्य बन गया, साम्राज्य बन गया। और मगध के साम्राज्य की भूमिका इस हिंदुस्तान के एक केंद्रीय सम्राट के रूप में जानी लगी। कितना रोचक है ये देखना ना, कि कुछ साल पहले ये समूचा भूखंड अभी जनों में विभाजित था, लेकिन अब साम्राज्य के रूप में एक नई परिभाषा लिख रहा है साम्राज्यों की। सो फाइन, मैं फिर आपसे कहूँगा, शब्दों को समझिए, शब्दों के भीतर झांकिए। इतिहास तो आपसे बात करेगा, याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, थोड़ा ज्योग्राफी के संस्पर्श बनाए रखिएगा। फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए।